बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद फौद मलिक और स्टूडेंट्स आज हमने रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करने हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 अटेम्प्ट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए उसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ उसने डिस्क्राइब की हुई है 50 सेंटीमीटर। कहता है कि व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने उस जगह पे जहां जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो आइए स्टूडेंट्स इसका डाटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने लेंथ को डिस्क्राइब किया हुआ है, तो लेंथ की वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 मीटर। सेकेंड वैल्यू उसने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की डिस्क्राइब की, दैट इज जी विच इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और रिक्वायर्ड क्या है, हमने इस पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। सिंपल पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला as frequency of simple pendulum is given by F is equal to 1 over 2 pi under root of G divided by L। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास रिलेशन होता है फ्रीक्वेंसी का। आइए अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी एज इट इज आ जाएगा f विच इज इक्वल टू 1 over 2 और पाई की वैल्यू होती है 3.14। अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा। g की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लेंथ उसने डिस्क्राइब की है 0.5। अंडर रूट के अंदर वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.28 और अंडर रूट के अंदर वैल्यू बच जाएगी 19.6। अब 19.6 का अगर अंडर रूट लिया जाता है तो ये वैल्यू बन जाएगी 4.42। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी f इज इक्वल टू 0.70 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी होगी उस पेंडुलम की जिसकी लेंथ उसने डिस्क्राइब की हुई है 50 सेंटीमीटर और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपने फाइंड करनी है वहां पे जहां जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.7 हर्ट्ज। आइए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट। ये डायग्राम वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने डायग्राम डिस्क्राइब की हुई है। तो आइए पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। कहता है जी, अ ब्लॉक ऑफ मैस 1.6 किलोग्राम इज अटैच टू द स्प्रिंग विद द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 1000 न्यूटन पर मीटर एज शोन इन द फिगर। हमारे पास एक मैस है जिसकी वैल्यू उसने 1.6 डिस्क्राइब की है। एक स्प्रिंग के साथ आपने उसे कनेक्ट किया हुआ है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट 1000 न्यूटन पर मीटर है। The spring compressed through a distance of 2 centimeter and the block is released from rest। हम इस मैस को मैक्सिमम कंप्रेस करते हैं और मैक्सिमम कंप्रेशन की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर। यहां पे जब आप अप्लाइड फोर्स लगाए रखेंगे तो सिस्टम जो है वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा। कहता है कि आपने रेस्ट पोजीशन के बाद इस मैस को रिलीज करवाना है। जब आप रिलीज करवाएंगे तो उसके बाद वो कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एज इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन वेयर x इज इक्वल टू 0। तो कहता है कि जब आप इसको रिलीज करवाते हैं तो ये मैस मूव करना शुरू कर देगा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स। कहता है जैसे ही ये मैस इस मीन पोजीशन पे या जहां पे x की वैल्यू 0 के इक्वल होती है यहां पे पहुंचेगा, आपने इसकी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो बेसिकली यहां पे हमने इस सिस्टम की मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आइए इसका डाटा लिखते हैं।
डेटा में सबसे पहले उसने हमें मैस की वैल्यू डिस्क्राइब की है, सो m इज इक्वल टू 1.6 किलोग्राम, और सेकेंडली उसने स्प्रिंग कांस्टेंट डिस्क्राइब किया हुआ है k विच इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर। फिर उसने हमें मैक्सिमम कंप्रेशन इसका डिस्क्राइब किया हुआ है और मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। किसी भी साइड पे अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि उस डिस्टेंस को एम्पलीट्यूड का नाम दिया जाता है, इस वजह से हम उसको x नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और उसकी वैल्यू उसने डेटा में डिस्क्राइब की हुई है, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, या इसको हम लिख सकते हैं 0.02 मीटर। ठीक है, रिक्वायर्ड में है हमने मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, दैट इज v नॉट। चलें जी, अब इसके कैलकुलेशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, कहता है एज एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है कि हम मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात कर रहे हैं। यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू किसके इक्वल आती है, v नॉट इज इक्वल टू x नॉट ओमेगा, और ओमेगा यहां पे मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए आपको इसकी वैल्यू का पता है, दैट इज अंडर रूट k बाय m। वो यहां पे लिख लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k बाय m। अब ये वाली वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो v नॉट इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट ऑफ k बाय m। अब फॉर्मूला में मौजूद जितने भी पैरामीटर्स हैं इन सब की वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है, ये वैल्यूज इसके अंदर प्लेस करेंगे। सो ये बन जाएगा v नॉट इज इक्वल टू x नॉट की वैल्यू है 0.02 अंडर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू 1000 और मैस उसने डिस्क्राइब किया हुआ है 1.6 किलोग्राम। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सो v नॉट इज इक्वल टू 0.02 को एज इट इज रहने दें, अंडर रूट ऑफ जो ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है इसमें नीचे पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर एक जीरो इंक्रीज कर जाएगा, तो दिस इज 10,000 डिवाइडेड बाय 16। अब स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज ऐसी आ गई हैं जिसका स्क्वायर रूट हमें पता है, तो इसका हम स्क्वायर रूट लिख लेते हैं 0.02 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा, और 100 डिवाइड बाय 4 किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 25। सो v नॉट इज इक्वल टू 0.02 मल्टीप्लाई बाय 25 और इसका आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो जब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा तो उसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू होगी दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड, या इसको आप 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है जी क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसकी स्टेटमेंट है, अ कार ऑफ मैस 1300 किलोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ फ्रेम सपोर्टेड बाय द 4 स्प्रिंग। स्टूडेंट्स, कार के 4 व्हील्स होते हैं और हर एक व्हील के साथ एक स्प्रिंग अटैच किया है, तो ये उसकी बात कर रहा है कि हमारे पास एक कार है जिसका टोटल मैस है वो 1300 किलोग्राम है। ईच स्प्रिंग हैज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 20,000 न्यूटन पर मीटर। इफ 2 पीपल राइडिंग इन द कार हैव द कंबाइंड मैस ऑफ 160 किलोग्राम, गाड़ी के अंदर 2 लोग सवार है जिनका टोटल मैस 160 किलोग्राम है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द कार। कार की वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी है व्हेन इट इज ड्रिवन ओवर द पॉट होल इन द रोड, जब वो सड़क में मौजूद किसी गड्ढे से पास करती है। अज्यूम द वेट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, और आपने ये कंसीडर करना है कि जो वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है 160 किलोग्राम वाला जो वेट है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, आइए इसका डेटा लिखते हैं। सबसे पहले उसने मैस की वैल्यू दी है, मैस ऑफ द कार, इसको हम नाम दे लेते हैं m1, दैट इज इक्वल टू 1300 किलोग्राम। फिर उसने मैस ऑफ द पीपल राइडिंग द कार डिस्क्राइब किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 160 किलोग्राम। तो टोटल मैस की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, हम इन दोनों मैसेज को ऐड कर लेते हैं और रिजल्टिंग वैल्यू आ जाएगी 1460
किलोग्राम। उसके बाद सेकेंडली स्टूडेंट्स उसने ये बताया है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो स्प्रिंग यूज किए गए हैं दैट हैज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 20,000 न्यूटन पर मीटर, और चारों स्प्रिंग्स जो है वो डेफिनेटली आइडेंटिकल होंगे, और चारों स्प्रिंग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। आर्टिकल में आप लोगों ने ये बात पढ़ी हुई है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जब भी आप स्प्रिंग्स की बात करते हैं तो उनके स्प्रिंग कांस्टेंट्स को सिंपली ऐड कर दिया जाता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इफ के प्राइम इज द स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर ईच स्प्रिंग, जिसकी वैल्यू कितनी है 20,000 न्यूटन पर मीटर, और हम इसको लिख सकते हैं फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो स्प्रिंग कांस्टेंट बन जाएगा वो तमाम स्प्रिंग कांस्टेंट का सम होगा, या जितने भी स्प्रिंग कांस्टेंट हैं स्प्रिंग्स हैं उनसे आप नंबर से के की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि ये चारों स्प्रिंग्स आइडेंटिकल हैं इस वजह से आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज बाकी जो प्रोसीजर होता है वो अपने आर्टिकल में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब इसमें के प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे, सो के इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 20,000 और इसका आंसर आ जाएगा 80,000 न्यूटन पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने जब कार किसी गड्ढे में से पास करती है तो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है। तो रिक्वायर्ड में आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये बेसिकली स्टूडेंट्स कार यहां पे स्प्रिंग के साथ एक मैस अटैच विद द स्प्रिंग वाला जो कॉम्बिनेशन है उसको डिस्क्राइब कर रही है। तो हमें यह बात पता है कि जब भी आप एक मैस को स्प्रिंग से अटैच करते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है जी F इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाय M। ठीक है, K जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और M जो है वो कंबाइंड मैस ऑफ द सिस्टम उसको डिस्क्राइब कर रहा है। F की वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू होती है 3.14 अंडर रूट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 80,000 न्यूटन पर मीटर और मैस की वैल्यू है 1460। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी 6.28 अंडर रूट ऑफ 54.794। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इस वैल्यू का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो स्क्वायर रूट लेने से ये वैल्यू आ जाएगी 1/6.28 एज इट इज। स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 7.40। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंगली फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1.18 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन हमारे पास आ जाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग। आपने एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है एक मैस अटैच विद द स्प्रिंग के लिए। If the equation for its position as a function of time is, अगर उसकी पोजीशन जो कि टाइम पे डिपेंड कर रही है वो इस रिलेशन से उसने डिस्क्राइब की है x इज इक्वल टू 0.25 cos of pi by 8 times of t। और फिर साथ उसने दूसरी बात पूछी है, कहता है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये भी आपने डिस्क्राइब करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें हम डेटा लिखते हैं। तो डेटा में उसने हमें इक्वेशन डिस्क्राइब की हुई है x इज इक्वल टू 0.25 cos ऑफ पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय t और साथ उसने टाइम की वैल्यू डिस्क्राइब की हुई है t इज इक्वल टू 2.0 सेकेंड्स। अब रिक्वायर्ड क्या क्या है, सबसे पहले इसमें हमने फाइंड करना है एम्पलीट्यूड विच इज
रिप्रेजेंटेड बाय एक्स नॉट। नंबर 2 वैल्यू हमने इसमें फाइंड करनी है फ्रीक्वेंसी की। नंबर 3 हम इसमें फाइंड करेंगे टाइम पीरियड। और नंबर 4 आपने इसमें डिस्टेंस फाइंड करना है या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। कब? जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ऑफ ओमेगा टी, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, और x इज इक्वल टू 0.25 कॉज ऑफ पाई बाय 8 टाइम्स ऑफ t, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस के फंक्शन में हमने यहां पे साइन की जगह कॉज इसलिए यूज किया हुआ है कि ऑब्जेक्ट की मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हुई है। अगर मीन पोजीशन से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है तो यहां पे साइन की वैल्यू आ जाती है, एक्सट्रीम की पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो यहां पे कॉज की वैल्यू आ जाएगी, और ये बात हमने आर्टिकल में डिस्क्राइब की हुई है। ठीक है, चलें जी, अब आपने स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना है फ्रॉम 1 एंड 2। एक्स की जगह पे देखें एक्स लिखा हुआ है, जबकि एक्स नॉट की जगह पे वैल्यू लिखी है 0.25, तो इसका मतलब यह हो गया कि एक्स नॉट जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.25 मीटर। तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर निकल आया। अब देखें उसके बाद कॉस की जगह पे कॉस लिखा हुआ है, जबकि ओमेगा की जगह पे पाई बाई 8 लिखा हुआ है, तो सेकेंड टर्म हम इसमें डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू पाई बाय 8 के इक्वल है। अब स्टूडेंट्स ओमेगा क्या चीज होती है? दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम लिखते हैं 2 पाई एफ। तो यहां पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 2 पाई एफ, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 8। पाई की वैल्यू पाई से कैंसिल हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 1/16 हर्ट्ज। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दूसरा आंसर आ गया। इसके बाद हमने टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स हमें यह बात पता है कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/16 है, वो यहां पे पुट कर देते हैं। सो t इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1/16, और आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 16 के इक्वल आ जाएगा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फाइनली हमारे पास एक बात रह गई है जो कि उसने कहा था कि आपने डिस्टेंस की वैल्यू तब फाइंड करनी है जब टाइम की वैल्यू कितनी हो? 2 सेकेंड्स के इक्वल हो। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। जी स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। रिलेशन उसने हमें डिस्क्राइब किया है x इज इक्वल टू 0.25 कॉज ऑफ पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय t। उसने यहां पे ये बात की है कि जब टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स होगी तो आपने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसी रिलेशन में जहां t लिखा हुआ है वहां पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा 0.25 कॉज ऑफ पाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहां पे ब्रैकेट आ जाएगी। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी 0.25 कॉज ऑफ पाई बाय 4। और स्टूडेंट्स पाई बाय 4 क्या चीज होती है? पाई बाय 4 को हम 45 कहते हैं, और 45 के ऊपर कॉस की वैल्यू 0.707 होती है। अब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन से आंसर बनता है 0.1768 मीटर्स, जिसको हम राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 0.18 मीटर। तो स्टूडेंट्स ये वो डिस्टेंस है जब आप टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा उसकी मीन पोजीशन से 0.18 मीटर, या दूसरे अल्फाज में हम इसको कह सकते हैं 18 सेंटीमीटर दूर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल्स किए हैं। उम्मीद की जाती है कि आपको समझ आ गई होगी। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।